पूरे देश के आदिवासियों का विरोध रहा है कि आपने आदिवासी की आइडेंटिटी पे सवाल खड़ा किया है, आदिवासी की पहचान पे सवाल खड़ा किया, आदिवासी के स्वाभिमान पे सवाल खड़ा किया है। और ये एहसास कराएगा उनको राजस्थान के अंदर। हम लोगों ने सबने ठान लिया है कि हम हमारा डीएनए भेजेंगे उनके वहां और वो टेस्ट कराएं। यही जनता है, लोकतंत्र और संविधान की ताकत है। ये रहा इफेक्ट, क्योंकि भाजपा के कई सांसदों ने कहा था कि हमें 400 पार 400 पार, और 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। ये भाजपा के कई नेताओं ने कई मंचों पे ये भाषण दिया गया है कि संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। और इस बात को देश के रिजर्व कैटेगरी के लोग, भले वो आदिवासी हो, एससी हो, माइनॉरिटी ओबीसी हो, इन सब ने पकड़ा और उनको लगा कि इनको संविधान की ताकत का एहसास कराना है। इसलिए इस बार ये परिणाम रहा और अवश्य पूरे देश में ये इन इशू पे अवश्य लोगों ने शानदार जवाब दिया। पक्ष न विपक्ष में निष्पक्ष रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आप जानते हैं कि हमारी इंटरव्यू सीरीज में हम आपको आदिवासी नेताओं से मिलवाते हैं या उन लोगों से मिलवाते हैं जो आदिवासी मुद्दों से सरोकार रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं। आज मेरे साथ एक नौजवान सांसद मौजूद हैं जो राजस्थान से हाल ही में चुने गए हैं। बांसवाड़ा उनका संसदीय क्षेत्र है। राजकुमार रोत उनका नाम है। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं भी भारत में। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और आप पहली बार चुनाव जीत के संसद में पहुंचे, हालांकि आपको विधानसभा का अनुभव है। तो किस तरह का अभी का आप का फीलिंग है, एक तो संसद में पहुंचने की, और किस तरह की तैयारी है? संसद में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप प्रायोरिटी पर उठाना चाहेंगे? धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे जुड़े हुए साथियों को मेरी ओर से जोहार, क्योंकि आपके चैनल पे मेरे पहले भी इंटरव्यू हो चुका है और आपने आदिवासी इलाके में आदिवासी इशू को लेके, जिन इशू को लेके हम लोग काम करते हैं, इन इशू पे आपने भी काम किया है। इसलिए आपको भी और आपके चैनल के सारे साथियों को मेरी ओर से धन्यवाद। ये पहला मेरा लोकसभा चुनाव था और मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। मुझे इस उम्र में लोकसभा चुनाव मेरी पार्टी और मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे लड़ाया, और लड़ाई ने मुझे शानदार मतों से जीत के लोकसभा भेजा। अगर एक तरफ सोचता हूं तो मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन दूसरी ओर सोचता हूं कि इस उम्र में मुझे जनता ने इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, तो मेरी उम्र, मेरा अनुभव अपने आप बढ़ जाता है। जिम्मेदारियों का एहसास जब हो जाता है तो उम्र और मेरा अनुभव अपने आप बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि पहले विधायक था, मुझे लगता था कि मेरे साथ, मेरे पीछे 3 से 4 लाख जनता मेरे साथ है विधानसभा क्षेत्र की। आज लोकसभा 22 लाख वोटर, मतलब ये मानो कि 30-35 लाख जनता मेरे से जुड़ी हुई, मेरे से आशा लगा के बैठी हुई है। और यही नहीं, पूरे देश का आदिवासियों को लगता है कि आदिवासियों की आवाज़, स्वतंत्र आवाज़ पहली बार संसद के अंदर गूंजेगी। और आदिवासी जिन जिन इशू को लेकर देश में आज जूझ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तानाशाही हो, पुलिस की तानाशाही हो, उद्योगपति की तानाशाही हो, विस्थापन हो, तो पूरे देश का आदिवासी एक आशा लगा के बैठा हुआ है कि राजकुमार रोत हमारी समस्याओं को सदन में रखेगा और हमारी समस्याओं का समाधान कराएगा। तो आपका जो सवाल था कि कैसा फील हो रहा है, मुझे एक खुशी भी फील हो रही है और जिम्मेदारी भरा एहसास महसूस हो रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है मैं मेहनत करूँगा, और जिस तरह से आशा लगा कि देश की जनता, देश का आदिवासी, अन्य समुदाय एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, जो भी वर्ग है, जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है, मेरे से आशा लगा के बैठा हुआ है। और इसके अलावा हमारे देश की जो संवैधानिक जो प्रावधान है, देश हमारा है तो देश की अर्थव्यवस्था हो, देश की अच्छी नीतियाँ हो, उनको लेके मेरा शानदार प्रदर्शन रहेगा और मैं बखूबी मेरी जनता की भावना के अनुरूप काम करूँगा। जी, विधानसभा में आप काफ़ी वोकल, मुखर विधायक के तौर पर आपने अपनी पहचान बनाई राजस्थान में, लेकिन जब संसद की बात करते हैं तो आपकी पार्टी से आप इकलौते विधायक हैं, भारत आदिवासी पार्टी से, और संसद में समय का बंटवारा होता है आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। आप कितनी इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपकी पार्टी को कितना टाइम अलॉट हुआ है। तो क्या वैसे में आप विपक्षी दल जो हैं या इंडिया गठबंधन हैं, उनके साथ कोई तालमेल की योजना है? कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि आपको समय मिले संसद में? देखो,
मैं जिस मूवमेंट से आया हूँ उस मूवमेंट में इस क्षेत्र के अंदर पहले कांग्रेस का भी राज रहा है, बीजेपी का भी राज रहा है, और जिन संवैधानिक मुद्दों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेके मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ की जनता में दोनों पार्टियों को लेके निराशा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि न मैं पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष होकर हम काम करेंगे, बीच की कड़ी के रूप में काम करेंगे। और समय का जो रहा, अब पार्लियामेंट का नॉर्म्स क्या है, अब थोड़ा बहुत देखा है, नियमावली किस तरह से टाइमिंग का है। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी बात, भले मुझे जो भी समय मिले उस समय में मेरी बात को पूर्ण तरीके से सदन में रखूंगा और इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। जब राजस्थान में थे आप, तो विपक्ष की, हालांकि आपका समर्थन था सरकार को, लेकिन आप हमेशा इस तरह से बोलते थे मानिए आप विपक्ष के विधायक हों, और आपकी जो पार्टी भी है उसका भी जो अंदाज है वो आंदोलन, लड़ाई, इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर लेकिन संसद में जब आप एक, जैसे आपने खुद कहा कि अब उम्मीदें ज़्यादा हैं, अलग तरह की उम्मीदें, और सिर्फ राजस्थान या बांसवाड़ा के लोगों की उम्मीदें नहीं होंगी, अन्य राज्य के जो आदिवासी हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि एक मुखर वक्ता आदिवासियों का संसद में पहुंचा है। देखो, पिछले अभी वर्तमान में जो सत्ता है, मोदी जी का ये तीसरा टेन्योर स्टार्ट हुआ है। पिछले 10 साल के अंदर भाजपा का, केंद्र सरकार की जो नीतियाँ रही है वो हमारे मूवमेंट यहाँ देश लेवल के आदिवासी, गरीब, SC, OBC, माइनॉरिटी के खिलाफ रही है। जल जंगल की जमीन की लड़ाई आदिवासी आज़ादी से पहले लड़ता आया है और आज भी लड़ रहा है। आज भी इनका समाधान नहीं हुआ है। आज भी कई जगह ऐसा इलाका है कि आदिवासियों के मकान का पट्टा नहीं मिला है, जो खेती कर रहा है बरसों से, उनको आज भी मालिकाना हक नहीं मिला है और उनको विकास के नाम से विस्थापित किया जाता है। तो इन मुद्दों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो भाजपा का जो नीतियाँ रही है, तो कहीं न कहीं विकास के नाम से आदिवासियों को विस्थापित करने की नीति रही है। तो मेरी जो सदन के अंदर भूमिका रहेगी, मैं ऐसे मैंने पहले ही कहा है कि ना मैं पक्ष न विपक्ष, मैं निष्पक्ष रहूंगा। मैं देश के अंदर हर उस नीति का विरोध करूंगा जो नीति आदिवासी, SC, माइनॉरिटी, OBC, गरीब के अहित में है। उस हर नियम कानून का, हर योजना का मैं विरोध करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेरे इलाके के लोगों के लिए अच्छे कानून इम्प्लीमेंट कराएं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो एज ए विपक्ष के रूप में ज़्यादा भूमिका रहेगी हमारी। जी राजकुमार जी, अगर जो लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ है उसकी बात करें, आपकी जीत की बात करें, तो एक मुद्दा लगातार लोकसभा चुनाव में ख़ास तौर पर आदिवासी इलाकों में या OBC, दलित, माइनॉरिटी के इलाकों में, या उस मतदाता के लिए शायद महत्वपूर्ण था, वो तो संविधान की रक्षा, आरक्षण की रक्षा। क्या आप मानते हैं कि सचमुच में ये दो मुद्दे, संविधान की रक्षा और आरक्षण और अनुसूची 5 की रक्षा, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, ये बड़ा मुद्दा था और इस बार के चुनाव परिणाम में उसका निर्णायक असर रहा है? बिल्कुल ये चीज़ रहा है। आज मोदी जी को और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को एहसास हुआ कि संविधान की ताकत क्या है, और इसी का परिणाम रहा कि लोकसभा चुनाव में शानदार जनता ने जवाब दिया। और उसी जवाब का परिणाम ये रहा कि मोदी जी ने जैसे सदन में पहुंचे तो उन्होंने संविधान की किताब को अपने नतमस्तक लगाया। यही जनता है, लोकतंत्र और संविधान की ताकत है। ये रहा इफेक्ट, क्योंकि भाजपा के कई सांसदों ने कहा था कि हमें 400 पार, 400 पार, और 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। ये भाजपा के कई नेताओं ने कई मंचों पे ये भाषण दिया गया है कि संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। और इस बात को देश के रिजर्व कैटेगरी के लोग, भले वो आदिवासी हो, SC हो, माइनॉरिटी, OBC हो, इन सब ने पकड़ा और उनको लगा कि इनको संविधान की ताकत का एहसास कराना है। इसलिए इस बार ये परिणाम रहा और अवश्य पूरे देश में ये इन इशू पे अवश्य लोगों ने शानदार जवाब दिया। जी, और जब हम लोग आदिवासी पहचान की बात करते हैं तो आदिवासी पहचान में देख रहा हूँ कि पिछले कई सालों से आदिवासी इलाकों में बड़ा मुद्दा बन रहा है। आदिवासी, कई राज्यों में ये मांग आ रही है कि जनगणना जब हो तो उसमें आदिवासी की अलग से पहचान दर्ज होनी चाहिए, उसकी अलग धार्मिक पहचान को माना जाना चाहिए। आपकी इस, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर काफ़ी आपकी एक राजस्थान के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे
काफ़ी विवाद हो रहा है, बहस हो रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है और ये क्या विवाद चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखो, राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी है जी। और जो मंत्रिमंडल है, देखा जाए कि बिल्कुल फेलियर मंत्रिमंडल रहा है। मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन जैसे एससी कैटेगरी से आते हैं, वो एससी का सर्टिफिकेट लगा के आते हैं वो, लेकिन मंत्री बने कुछ महीनों बाद ही 15 अगस्त पे, नहीं 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन, जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ था और उस संविधान निर्माण में जयपाल सिंह मुंडा, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और एससी कैटेगरी की एक शिक्षिका ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाई, और इस तस्वीर लगाने से उस टीचर को उन्होंने निष्कासित किया, एपीओ किया, फिर निष्कासित किया। जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के आता है, जो एससी का सर्टिफिकेट या एसटी का हमको सर्टिफिकेट कई इनके संविधान की वजह से मिला है, और संविधान निर्माता का तस्वीर लगाने से उस मंत्री को दिक्कत होती है और उसने उस टीचर को निष्कासित किया। अब ऐसे मंत्री से राजस्थान का एसटी एससी कैटेगरी का व्यक्ति क्या उम्मीद कर सकता है। अभी वो घटना हुई, पूरे एससी समुदाय एसटी समुदाय के द्वारा विरोध हुआ, और अभी लेटेस्ट उन्होंने आदिवासी समुदाय के डीएनए टेस्ट की बात की, और यही नहीं, उन्होंने आदिवासी समुदाय के बापों की पहचान करेंगे इस तरह से अनर्गलत, मतलब कहे कि बद्दा बयान दिया। एक मेरी जानकारी, मेरा अनुभव या मेरा राजनीतिक जीवन ज़्यादा तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, तो इस तरह से किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी राज्य के मंत्री ने इस तरह से बयानबाजी, बद्दे बयानबाजी नहीं करता है। तो मेरा विरोध रहा है इसमें, पूरे देश के आदिवासियों का विरोध रहा है कि आपने आदिवासी की आइडेंटिटी पे सवाल खड़ा किया है, आदिवासी की पहचान पे सवाल खड़ा किया, आदिवासी के स्वाभिमान पे सवाल खड़ा किया है, और ये एहसास कराएगा उनको राजस्थान के अंदर। हम लोगों ने सबने ठान लिया है कि हम हमारा डीएनए भेजेंगे उनके वहां, और वो टेस्ट कराए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनका टेस्ट कराएंगे, उनके बाप कौन है। तो इस तरह से भाजपा के मंत्री, भाजपा के केंद्र के लेवल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सीएम को कहना चाहूंगा कि ऐसे मंत्री को तो तत्काल निष्कासित करना चाहिए जो आदिवासियों के लिए इस तरह से भद्दा बयान दे रहा है। तो ये विवाद चल रहा है और ये चलेगा आगे भी। जी, लेकिन जो आदिवासी पहचान का सवाल है, वो चुनाव के दौरान भी और उससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान भी हमने कई बार सुना कि राहुल गांधी भी कहते हैं अपने भाषण में कि वो वनवासी कहते हैं, लेकिन आदिवासी जो कहा जाना चाहिए, आदिवासी का मतलब संवैधानिक अधिकार है, उसकी विशेष पहचान है। तो आदिवासी पहचान पर और ख़ास तौर पर जो धार्मिक पहचान है, आप कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, इस तरह से खबरें छपी हैं, तो आपकी क्या राय है, क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? देखो, धार्मिक व्यवस्थाओं की अगर बात करें, देश का संविधान भी ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को जबरदस्ती मनाना गलत है। दूसरा, हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है। अब संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, संविधान से पूर्व का अगर इतिहास देखा जाए, आदिवासियों का 1871 से जनगणना शायद स्टार्ट हुई, और 1871 से लगा के 1951 तक की जनगणना में ट्राइबल का अलग से कॉलम दे रखा है। ट्राइबल को किसी भी धर्म में नहीं माना है, हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध, सबसे अलग ट्राइबल को कॉलम दे रखा है और अलग से जनगणना हुई है। ये तो हो गई, जनगणना स्टार्ट हुआ तब से। इससे पहले की हिस्ट्री हम अगर देखते हैं तो देश के अंदर जब धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ, धार्मिक व्यवस्था ही नहीं पनपी, इससे पहले आदिवासी अपने आप के कबीलाई के रूप में एक आइडेंटिटी बनी हुई थी। तो वर्तमान समय में आजादी के बाद का अगर देखें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 शायद, वो भी स्पष्ट कह रखा है कि आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता है। इस तरह से कई ऐसे, और कोर्ट के भी जजमेंट आए हुए हैं। 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट आया है मार्केंड काटजू के द्वारा, उसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है डीएनए के आधार पे। ये तो इतना कुछ होने के बावजूद भी भाजपा के लोगों के द्वारा जबरदस्ती लोगों को एज ए हिंदुत्व के नाम से जहर फैलाने का काम किया है, जबरदस्ती लोगों को हिंदू बनाने का काम किया है। वो कहीं न कहीं हमारे इतिहास, परंपरा और संविधान के खिलाफ है। दूसरी चीज, मानते थे आदिवासी अनेक धर्मों में विश्वास रखता है। कई आदिवासियों ने हिंदू धर्म में आस्था रखता है, कोई ईसाई धर्म में आस्था रखता है, हिंदू धर्म में भी आस्था रखते थे। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने पिछले 10 सालों को हिंदू एज ए भाजपा का ठप्पड़ लगा दिया है, उस समय से उल्टा जो आस्था रखते थे वो भी
कम हो गई है। वो भी हाँ, वो आदिवासी रीति रिवाजों की तरफ लौट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 सालों के अंदर हिंदुत्व पे ठप्पा लगा दिया भाजपा ने, ये ऐसा एहसास कराया पूरे देश में कि जो भाजपा का है वो ही हिंदू है, ये हिंदू है वो भाजपा का, दूसरी पार्टी का नहीं। इस तरह से ये जो माहौल बनाया, कट्टर वो धर्म के प्रति आपस में टकराव पैदा किया, उससे ये और भी कुछ आदिवासी समुदाय आस्था जरूर रखते थे। संवैधानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आदिवासी समुदाय हिंदू व्यवस्था, ईसाई व्यवस्था में नहीं आता है, लेकिन आस्था जरूर रखते थे। लेकिन इस तरह से परिपाटी, इस तरह से उनके भाजपा की नीतियों की वजह से आदिवासी समुदाय आज मानने को तैयार नहीं है। आप जो पहचान थोपने की कोशिश हो रही हाँ, है, थोपने की, एक्सेप्ट करेंगे आगे से वो बात अलग है। आदमी को अच्छा लग रहा है हिंदू रीति रिवाज, अगर एक्सेप्ट किया तो बात ठीक है, लेकिन जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबरदस्ती आप टैग लगाना चाह रहे हो, वो गलत है। और इस चीज का उनको रिएक्शन हो रहा है, और अवश्य ये लोग बौखलाहट की स्थिति में आ गए, इसलिए आदिवासी की डीएनए की जांच की, उनके बाप औलाद की जांच की बात कर रहे हैं। ये आदिवासी पहचान और संस्कृति की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है, अब एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, कुछ दलों के समर्थन से ये सरकार चलेगी। क्या आपको लगता है कि जो यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिसको लेकर आदिवासी भारत में काफ़ी चिंता देखी जा रही थी, कुछ राज्यों में तो खुलकर इसका विरोध किया गया था, या सीए जो जैसा जो कानून है उसको लागू करने की बात हो रही थी आसाम में, त्रिपुरा में, क्या आपको लगता है कि अब सरकार इन मुद्दों को शायद छोड़ देगी और अब आदिवासी इलाकों में चिंता कम करनी चाहिए लोगों को? देखो, चिंता का विषय है, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी थी। देश के अंदर यूसीसी सीए लागू कराने की, आज वो पूर्ण रूप से सत्ता बहुमत में नहीं आए, तो हो सकता है इस मुद्दे को छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि हमको चिंता करना बंद करना चाहिए। आदिवासी धार्मिक व्यवस्था उससे बाहर है, तो समान नागरिक संहिता जो लागू कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आदिवासियों की जो संवैधानिक प्रावधानों पे अटैक करेगा। आज एट्रोसिटी एक्ट है, अगर यूसीसी लागू हुआ तो एट्रोसिटी एक्ट खत्म है। आज शेड्यूल 5 का प्रावधान है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू को लेके हमारे अलग से प्रावधान है, तो वो सारे के सारे खत्म होंगे उस एक्ट के आने, इस कानून के आने की वजह से। तो हम लोग शानदार तरीके से जन जागरण करेंगे उस कानून को लेके, किस कानून का प्रभाव क्या पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर जब भी सदन में इसको लेके अगर बात चलती है तो हम लोग उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आप सचेत रहेंगे? हाँ, बिल्कुल सावधान, 100% सचेत रहेंगे। कुछ और मुद्दों पे बात करनी है, लेकिन संस्कृति और आदिवासी पहचान, आदिवासियत से जुड़ा हुआ एक और बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है डीलिस्टिंग का। कि जनजाति सुरक्षा मंच नाम का एक संगठन है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आरएसएस का संगठन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खास तौर पर वो इस मुद्दे पर आदिवासियों में एक बंटवारा पैदा करने में कामयाब नज़र आते हैं। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि आदिवासी आपस में लड़े। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? उनका कहना है कि जो ईसाई बन गया अब वो आदिवासी नहीं रहा, वो तो चर्च जा रहा है, वो ना क्या बाबा देव को मानते हैं, ना और जो रीति रिवाज हैं हमारे, टोटम व्यवस्था है उसको भी नहीं मानते हैं, तो अब वो आदिवासी नहीं रहे, तो उनका आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। देखो, ये इस तरह से आदिवासियों को आपस में लड़ाने की नीति है ये। अगर वो चाहते कि आदिवासी दूसरा धर्म परिवर्तन नहीं करें या धर्म ग्रहण नहीं करें, अगर ये चाहते तो आदिवासियों को अलग से धर्म कॉलम दे देते। जनगणना जब हो रही है आप उसमें धर्म कोड दे दो, अलग से कॉलम दे दो। छत्तीसगढ़, झारखंड, हमारे इलाके से लंबे समय से डिमांड चल रही है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना हो, उसमें अलग से धर्म कोड होना चाहिए। आप उसमें धर्म कॉलम नहीं दे रहे हो, आप उसको कह रहे हो आप तो हिंदू में घुसो, ईसाई में घुसो, जैन में घुसो, इन 3-4 में घुसना जरूरी है आपको, वहां नहीं घुसते तो आप कहीं नहीं। इस तरह से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, या तो वो अपनाए, गवर्नमेंट भी चाहती है कि या तो वो हिंदू धर्म एक्सेप्ट करें या ईसाई धर्म एक्सेप्ट करें, और फिर आपस में आदिवासियों को धर्म के नाम से लड़ाए। ये एक पॉलिसी, प्री प्लान है उनका। अगर वो समाधान चाहते हैं तो अलग से जनगणना के अंदर कॉलम दे सकते थे। रही बात ये जो चल रहा है डिलिस्टिंग का, आपका जो कहना है कि डिलिस्टिंग क्या सही है गलत है, हम लोग भी चाहते हैं कि आदिवासियों की अपनी एक अलग से पहचान आइडेंटिटी बनी रहे, और अलग से पहचान आइडेंटिटी तभी बनी रहेगी कि आदिवासी समुदाय अपनी परंपरा, रीति रिवाज और अपने कुल देवता, देवी देवता, टोटम को अपनाए रखेगा, उसको यथावत रखेगा, उनको ही मानता रहेगा, किसी धार्मिक व्यवस्थाओं में नहीं जाएगा, तो ही अपनी आइडेंटिटी बनी रहेगी।
तो आज ये ओनली फॉर ईसाइयों को लेके चल रहे हैं। हम भी मानते हैं कि आदिवासी समुदाय ने अगर ईसाई धर्म अपना रखा रिकॉर्डली तो वो गलत है। हम भी नहीं चाहते कि आदिवासी किसी अन्य धर्म ग्रहण करें, क्योंकि आदिवासी धर्म पूर्वी व्यवस्थाओं से। लेकिन यही चीज आदिवासी समुदाय पे ये भी लागू होता है कि अगर वो हिंदू धर्म अपना रखा है तो वो भी डिलिस्टिंग में आएगा। तो इस तरह से एक प्लान है कि आदिवासियों को खत्म किया जाए। एक बार जो ईसाई धर्म अपना रखा है उनको बाहर किया जाए, दूसरी बार जो हिंदू धर्म अपना रखा है, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से अगर बात करें, नियम की बात करें, तो डिलिस्टिंग हर वे व्यक्ति होगा जिस आदिवासी ने अन्य धर्म ग्रहण कर रखा है। क्योंकि आदिवासी धर्म पूर्वी व्यवस्था से आदिवासी धर्म, आज वो कह रहे धर्म परिवर्तन कर लिया, तो कौन सा धर्म था और कौन सा परिवर्तन किया उन्होंने? किसी एक धर्म हो, इसके बाद दूसरा धर्म अपनाए तो धर्म परिवर्तन होता है। धर्म ग्रहण कर रहे हैं, आदिवासी धर्म ग्रहण कर रहा है। आदिवासी धर्म किसी धार्मिक व्यवस्था में नहीं, आदिवासी खुद की अपनी आइडेंटिटी, अपना खुद का ऐसे धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। वो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में जा रहा है तो मानते हैं कि धर्म परिवर्तन हुआ, ईसाई से हिंदू में आ रहा है तो धर्म परिवर्तन हुआ। आदिवासी किसी धर्म पूर्वी व्यवस्था से है और वो धर्म ग्रहण कर रहा है, वो हिंदू धर्म ग्रहण कर रहा है या ईसाई धर्म ग्रहण कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन वो धर्म ग्रहण कर रहा है। तो हमारी जो ऑल ओवर हमारे जन जागरण के माध्यम से यही है कि हमें किसी भी धार्मिक व्यवस्था में नहीं जाना है। हमारे खुद की धार्मिक जो व्यवस्था है, हमारे खुद की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति है, वो सभी धर्मों से बेस्ट है। हम उसी को अपनाएं और उसी को आगे बढ़ाएं। इस पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं जी। और अब आप संसद में हैं और आप जागरूक और मुखर एक आदिवासी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आपने कहा कि आप देश भर के जो मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे, अपने क्षेत्र की तो बात करेंगे ही। आपके कुछ नेताओं के मैं बयान पढ़ रहा था मीडिया में कि आप लोग देश भर में जो आदिवासी संगठन हैं या राजनीतिक दल हैं उनको एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे, कुछ मुद्दों पर एक साथ आने की कोशिश करेंगे। ये किस तरह का आइडिया है, इसके बारे में थोड़ा अगर बता सकें। देखो, ये हालांकि हमने बोल दिया होगा, लेकिन हमारी इंटरनली पॉलिसी है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां तो चाहेगी ही नहीं कि क्षेत्रीय पार्टियां, ट्राइबल या ओबीसी एसटी को लेकर जो पार्टियां बनी आपस में जुड़े, सामाजिक संगठन जो है आपस में जुड़े। हम लोग कोशिश करेंगे कि देश लेवल के जो जितने भी सामाजिक क्षेत्रीय संगठन हैं और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सबको ज्वाइंट करके सबके मुद्दे क्या हैं उन मुद्दों को एक मिक्स करके एक व्यवस्थित प्लान बना के हम देश लेवल पे काम करेंगे जी। और क्या पार्लियामेंट में उस तरह की कोशिश होगी आपकी? बिल्कुल कोशिश रहेगी पूरी पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस चुनाव में संविधान और आरक्षण की रक्षा के अलावा एक और बात की बड़ी चर्चा रही कि विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो हेमंत सोरेन हों, उनको टारगेट किया गया एजेंसीज़ के द्वारा। क्या आपको लगता है कि इस बात में कोई दम है? बिल्कुल, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी के माध्यम से जिस तरह से कार्रवाई करवाई, उसका उल्टा भाजपा को नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों ने लगा कि ये तानाशाही बढ़ रही है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये जनता की भावना के अनुरूप नहीं है, ये किसी की आवाज को दबाने का तरीका है, तो इसका उल्टा भुगतना पड़ा केंद्र सरकार की, जो भाजपा की सरकार थी उसको। जी। और अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपसे मैं चाहूँगा कि आप इस इंटरव्यू में ज़रूर दें। अब आप सांसद बन गए हैं, आप विधायक थे, विधायक की सीट अब खाली हो गई है, तो 84 का अगला विधायक किसको बनाएगी भारत आदिवासी पार्टी? 84 का अगला विधायक 84 की आम जनता तय करेगी, सिलेक्शन करेगी कि ये हमारा उम्मीदवार होगा और उसी को वो इलेक्शन करेगी। नहीं तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो वोट डलेगा जब डलेगा, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इसके लिए भी हमारे क्षेत्र की जनता ही, हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप उसको तय करेगी। लेकिन आपको 2 बार 84 की जनता ने जिताया है, तो लोग चाहेंगे कि आप अपना उत्तराधिकारी किसी को। बिल्कुल, मेरा सहयोग थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन मैं जनता पे ही छोड़ूंगा, क्योंकि जनता ने मुझे 2 बार चुना और तीसरी बार सांसद के लिए चुना, तो जनता ही तय करेगी। मुझे उम्मीद है कि जनता अच्छा डिसीजन लेगी। लेकिन वो आपके इलाके, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी कई जिलों में है, कई जिलों में आपकी पार्टी है, 3 विधायक हैं और अलग अलग कार्यकर्ता ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिले। आपके क्षेत्र के लोग भी चाहेंगे कि 84 का ही कोई व्यक्ति विधायक बने, तो आपकी क्या राय है? मतलब 84 के इलाके से ही होगा या नहीं? 84 के क्षेत्र से ही होगा। 84 के क्षेत्र से ही होगा
और उस क्षेत्र की जनता तय करेगी। अभी डिसाइड नहीं किया है कि हम किसको बनाएंगे, लेकिन जनता तय कर लेगी हमें किसको बनाना है। राजकुमार जी, आपने हमसे बात की, हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजकुमार रोत अभी दिल्ली पहुंचे ही हैं, संसद का सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में वो शामिल होंगे और उनसे लगातार हमारी बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी। उनके अलावा भी जो और संसद में आदिवासी नेता हैं उनसे भी हमारे मिलने की और बात करने की कोशिश रहेगी। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।